आम का मिल्क शेक पीना नुकसानदेह? कोई भी फल जो है ना वो अल्लाह ताला ने जूस पीने के लिए नहीं बनाया। आम खा के जो कच्ची लस्सी पीते थे वो भी अब गलत है। वो उस दौर में इसलिए ठीक था। देखें, उस वक्त आम दरख्त पे पकता था। अब आम खाना है तो उसके बाद कच्ची लस्सी नहीं पीनी, बल्कि पहले इस आम को ला के। फ्रेश जूस का एक गिलास इतना ही नुकसानदेह है जितना आपके लिए एक शराब। अपने छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक रोजाना अपने आप को कैंसर की तरफ धकेलते हैं। टूथपेस्ट के तौर पे बड़ा आम सी समझते हैं। कच्चे अखरोट लें और उसका यूं देखें, छोटा सा छिलका उतार के जरा सा यूं इस पे रख के ऐसे ऐसे करके आप उसको जरा करें, ये भी बड़े खूबसूरत दान चमकाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शिफा नेचुरल्स पॉडकास्ट में उसामा तैयब, मेरे साथ डॉक्टर जमील मेहरवी साहब बड़े भाइयों की तरह हैं और इनके साथ एक बड़ा मान का ताल्लुक है। तो मैं इनको कहता हूँ ये फतवे वाले डॉक्टर हैं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ के ऊपर फतवा जो है वो लगाया होता है। डॉक्टर के हवाले से भी इन पर तनकीद आती है तो हम बता दें कि नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, ताकि आप तनकीद करने से पहले जो है वो एक दफ़ा रिसर्च कर लीजिए। अगर रिसर्च नहीं कर सकते तो हमारा कहा सुना मान लीजिए आप। तो आज हमने जो पॉडकास्ट करना है वो आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हैं, आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। आम का मिल्क शेक पीना नुकसानदेह? पहले तो ये बात है कि कोई भी फल जो है ना वो अल्लाह ताला ने उसको जूस पीने के लिए नहीं बनाया कि आप उसके जूस निचोड़ लें और बाकी यानी जो दिल करे वो आप छोड़ दें। ये गन्ना नहीं है कि रो कर लो तो बाकी छोड़ दो। ये आपके लिए फल जो है वो अल्लाह ताला ने खाने को दिए। और दूसरी बात यह है कि आम जो है वो अब दरख्त पे पका हुआ नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? नहीं आ रहा। आपने आम खाने मेरे घर आ जाइए, मैं आपको खिलाऊंगा। आगे हैं वो टपके वाले? मेरे घर में आम का दरख्त है, टपके के ऊपर लगे हुए हैं। भिजवा रहे हैं मुझे? नहीं भिजवा इतना नहीं रहा हूँ, इतने है नहीं, जितने उतने भिजवा रहे हैं। सर आप आए तो सही ना मेरी तरफ। मैं आपको ऊपर से उतार के आपके सामने, बल्कि आप आए एक वीडियो बनाते हैं वहां से कि उतार रहे हैं किसी डंडे के साथ, स्टिक के साथ उसको, और पता चले कि ऊपर पका हुआ पीले रंग का आम। हम डेली उसमें से मेरा ख्याल है कभी 8, 10, 5, 7 आम टपके के ऊपर से उतारने पड़ते हैं। वो अल्लाह ताला हमारी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने एक आम खाया और उसकी एक गुठली लगाई थी कोने में, और फिर वो कुछ दिन माली को कहती रही कि माली इधर ख्याल करी, इधर गुठली है, उसमें से अभी एक नन्हा सा पौधा उगेगा। और वो उगा और फिर उन्होंने कहा कि इसको ध्यान ना रंबा शंबा, इन्हों को मार ना दें, वो कट ना दें। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और एक वक्त आया कि दरख्त बन गया परा। और वालिद साहब एक जामन का दरख्त लगा के गए थे। वो घर के आगे जो फ्रंट में आपके ग्रीन बेल्ट होती है वहाँ वो है जामन का दरख्त। वो हम भी खाते हैं और लोग गुजरने वाले भी खाते रहते हैं, बच्चे भी, बहुत सारे लोग जो भी गुजरते हैं। तो ऑलरेडी एक सदका जारी है। तो उसके ऊपर आम लगते हैं और छोटे साइज का वो अनवर टोर टाइप है और बड़ा कमाल का। जब उसको तोड़ें, आप देखें, आप उसको कभी स्मेल करें, आपको दिल करेगा मैं इसकी सिर्फ खुशबू ही लेता रहूं। मतलब खाने का तो बंदा बाद में सोचता है। बिल्कुल सही। फिर जब आप उसको खाएंगे तो जो उसका टेस्ट है वो आपको बाजार में जितना मर्जी महंगा कोई भी ले लें वो टपके का वाला का मुकाबला कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है। अब बाजार में जो आ रहा है वो आ रहा है या तो गैस पे पका हुआ है या वो एक मसाले की पुड़िया सी लगा के उसके साथ है। तो ये वाला जब आप आम उसमें शामिल करते हैं ना दूध में, तो इसको नहीं करना, इसको मिल्क शेक नहीं बनाना, आम वैसे खाएं। दूध पीना है तो अलग से दूध पीजिए। सही है। बल्कि आम खा के जो कच्ची लस्सी पीते थे हाँ, वो भी अब गलत है। अगर हम कहते हैं ना, हमारे बड़े कहते थे कि करते रहे, हम भी करते रहे, वो उस दौर में इसलिए ठीक था। आज गलत क्यों है मैं ये डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, उस वक्त आम दरख्त पे पकता था, टपके का होता था। और दूसरी बात यह है कि आम जो है उस दौर में हमारी खुराकें कौन सी थी? बड़ी खालस देसी गंदम। उसके बाद सारी देसी सब्जियां, हाइब्रिड कोई नहीं, मसनूई कोई नहीं। मसनूई से मुराद कि हमारे यहाँ इस वक्त जो चीज़ इस मौसम में नहीं मिलनी, कितनी सब्जियां आप गौर करें जो आपको 12 महीने मिलती हैं। तो 12 महीने तो सब्जियां नहीं होती थी ना, हर सब्जी के डिफरेंट सीजन्स थे। तो हमने वो हाइब्रिड बीज और इस तरह की चीज़ें करके और फिर वो शेड के अंदर, कंट्रोल शेड में जाके हमने मुख्तलिफ सब्जियां उगाना शुरू की, तो वो मसले सारे हमने बिगाड़े। तो उस वक्त ये सारे देसी पंजीरी, देसी घी हुआ करता था, देसी मक्खन हुआ करता था, गोश्त हमारे देसी प्योरली इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, देसी मुर्गी, देसी अंडा। तो वो खा के हमारी हरारत
बॉडी की हरारत गरीजी जो है वो अपने लेवल पे पूरी होती थी। ठीक है। और जब हम इस पूरी हरारत के ऊपर कोई चीज़ जैसे आम आ गया तो ये हम जब खाते थे तो इसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर हरारत और बढ़ जाती थी। उसको काउंटर करने के लिए या उसको कम करने के लिए उस दौर में उसके मुताबिक, उस दौर के एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और सारी चीज़ों के मुताबिक उस वक़्त कच्ची लस्सी बनती थी। बिल्कुल सही है। ठीक थी। अब इस दौर में ना वो खुराकें, ना वो चीज़ें, ना आम टपकेगा। अब आम खाना है तो उसके बाद कच्ची लस्सी नहीं पीनी, बल्कि पहले इस आम को ला के इसको घर में पानी में कोई 2 घंटे डुबो दें और उसमें 1 चम्मच दालचीनी का तेल से ना, मैं नाइल इसको कहते हैं, वो उसके अंदर डाल दें ताकि जो गैस या वो जो मसाले के साथ पकाया गया इसका असर ख़त्म हो। और उसके बाद आप वहाँ से आम निकालें और इसको आपने खाना है। इसका जूस नहीं बना देना, मिल्क शेक नहीं बनाना, इसको खाना है। ठीक है। और खाने के बाद, आम खाने के बाद इतनी गुंजाइश रखें कि आपने अब कच्ची लस्सी की बजाय दूध को गर्म करके नीम गर्म दूध पीना है, ताकि उसके जो केमिकल असरात हैं वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट ना करें और जो उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत 15-20% को थोड़ा सा जो फ़ायदे रह गए हुए हैं वो दूध पीने के बाद वो फ़ायदे आपके ऊपर आ जाएं और जो आपने उसके वो ख़त्म हो जाए। आगे डॉक्टर तारिक ने कहा है, उन्होंने ऑन कैमरा ये वाली बात कही है कि फ्रेश जूस का 1 गिलास आपके जो है वो इतना ही नुकसानदेह है जितना आपके लिए एक शराब जो है वो नुकसानदेह। देखें, जो आपका फ्रेश जूस है ना, वो इतनी प्रॉब्लम नहीं करता। जो डब्बे का जूस है ना, हमने उसकी बात की थी, मैंने बात की थी, उसकी बात ये थी कि आप 1 गिलास डब्बे का जूस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एक शराब के गिलास के बराबर इफेक्ट करता है। ये हराम है शराब, इस पे तो दूसरी राय कोई नहीं ना। और लेकिन उधर जूस जो है हम उसको हराम नहीं कह रहे ना, हम हराम समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो जितने केमिकल्स हैं और जिस तरह के एसेंस हैं उसके। अब मुझे ये बताइए, अभी आप फर्ज करें कि लीची किस तरह भाव ले रहे हैं, अभी कहीं बाजार में रुके 800 रुपये और 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये की किलो लीची लें तो पहले तो उसके पीछे इतने इतने लंबे जो डंडियां पत्ते हैं वो उतार दें, तो पीछे कितनी रहेगी? मेरा ख्याल है कि हाँ ठीक है, पाव रहेगी। अब उस पाव को अगर उसके ऊपर जो फल के ऊपर छिलका है वो निकाल दें और अंदर से गुठलियां निकाल दें, आधा पाव, चले जूस मिल रहा है 200 रुपये। अब मुझे ये बताएं कि इसको अगर अब आप इसको जूस में निकालें या ग्राइंड उसमें जूसर में डाल के आप इसको अकेली को भी शेक करें, या जहाँ से हम वो मौसमी का जूस निकालते हैं उसमें डाल के अगर उस वाली में भी निकालें, तो मेरा ख्याल है 125 ग्राम 125 मिलीलीटर इसका जूस 1 गिलास भी नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आई कितने की? 1000 रुपये की। अब वो जो हम फर्ज करें कि मैं आपके पास बैठा हूँ, आप मुझे कहें जी कौन को जूस पिला, हाँ ठीक है पिलाएं। अब मैं कहता हूँ जी लीची का जूस पिला दें, आप किसी बच्चे को भेजते हैं, जाओ जी ये जरा लेके आओ। मैंने पहले 200 रुपये, अब वो नहीं, सारे 100 रुपये की है, वो जो शीशे की बोतल आती है 100 रुपये की। तो जो शीशे में एक पैक हो के लीची का आ रहा है जूस, 100 रुपये की बोतल है, और शीशे की बोतल समेत आपको 100 रुपये। शीशे की भी कीमत है, मार्केटिंग की भी कीमत है, डीलर की, रिटेलर की, खड़ा हुआ है उसको भी, उसकी भी है, सारों की है, पीछे जहाँ से निकल रहा है उसकी भी है। तो उसमें मुझे बताएं कि लीची का जूस हो सकता है पानी होगा, केमिकल्स होंगे, एसेंस होंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं, अब किस डब्बे में मुझे बताइए मैंगो जूस होगा? जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी कंपनी ब्रांड ले लें, कोई कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो अब इनमें ये सारे के सारे केमिकल्स और मसनूई आर्टिफिशियल बनाए हुए जूसेस हैं। बिल्कुल इनका इफेक्ट की हमने बात की है कि ये जो जूस हैं इनका 1 गिलास जो है वो आपके 1 गिलास शराब के बराबर आपके लिवर पे इफेक्ट करता है। यानी जिस तरह शराब इफेक्ट करती है वैसे ये करता है। ये हलाल जरूर है, वो हराम जरूर है, बट इफेक्ट लिवर के ऊपर जो आप कर लें क्या वो। आखिरी ये कोई ऐसी और चीज़ आखिरी कोई बताइए जो बहुत नुकसानदेह आपकी सेहत के लिए और हम बड़ा आम उसका इस्तेमाल आम करते हैं, सरेआम बात करते हैं। चलें इस पे, ये आप देखें कि सुबह सुबह उठते हैं और रोज़ाना हम अपने छोटे से बच्चे से लेकर बड़ों तक सारे रोज़ाना अपने आप को कैंसर की तरफ धकेलते हैं। एक आम सी चीज़ ना जो हम टूथपेस्ट के तौर पे बड़ा आम सी समझते हैं, ये हमने
ब्रश के ऊपर लगानी है। और बाहर जितने भी मुल्क है, मैं अमेरिका तक देखा है, अमेरिका गया हूँ इधर उधर, बाकी आप देखेंगे कि वो ना यूँ देखें, हल्का सा एक छोटा सा ब्रश के ऊपर ज़रा सा एक निशान सा छोटा सा स्पॉट लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा, जैसे मसर का एक दाना होता है, साबुत मसर होते हैं, इतने के साइज़ का एक लेते हैं नुक्ता सा पेस्ट का, ब्रश के ऊपर करके लगाया हल्का सा, और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं, जाग उसकी भी बन जाती है। हमारे मुल्क में कौम को किसने सिखाया कि इसको भर के कितना बड़ा लेना है? हमने कमर्शियल ऐड देखा टीवी चैनल्स पे, उसमें क्या आया कि जी वो दिखाते हैं जी यूं करके पेस्ट ऐसे करके, इतना ब्रश है तो यहाँ से लेके इतनी बड़ी यूं आगे को भी लटकानी है। हमने समझा शायद इतनी भी कर रहे हैं, हाँ हाँ ऐसे ही, हमने समझा कि शायद इतनी लगानी होगी, तो सारे ही उतनी लगाना शुरू हो गए। वो तो दिखा रहा है कि जल्दी खत्म हो तो वो बिकेगी और नहीं आएगी और आएगी, वो तो ये दिखा रहा है। एक पेस्ट छोटी सबसे जो पैकिंग है ना, वो अगर ली हो, और अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, मैंने वो सारे जितने मुल्क फिरे हैं उनमें, वहाँ वो शायद उससे तकरीबन कोई साल नहीं तो 6 महीने ज़रूर निकाल लेते हैं। और इधर घर में, हमारे घरों में यहाँ पाकिस्तान में ये पोजीशन है कि यहाँ पे आप एक पेस्ट एक बंदे के पास है, फुल जम्बू साइज़ बड़ी लेके आ रहे हैं, और वो पता ही नहीं चलता महीने से पहले ख़त्म, या 2-3 आई और महीने में या 5-7 आई, हर एक के वॉशरूम में पड़ी, और टका के वो लगा रहा है, टका के लगा नहीं रहा, वो टका के खा भी रहा है साथ। इसमें क्या पाया जाता है, हम इस पे बाद में बात करेंगे, मैं पहले एक छोटी सी बात दे दूं। मुझे आप बताइए, कभी किसी ने शैम्पू से दांत साफ करने की कोशिश की? कभी किसी ने सर्फ से साफ? कभी किसी ने साबुन से? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, कोई हिमाकत करेगा ऐसे? कभी भी नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये कर रहे हैं, हाँ हाँ कर रहे हैं भाई। कैसे? टूथपेस्ट के अंदर ये चीज़ होती है। आप देखें, जो शैम्पू है, उसके बाद जो आपका साबुन है, या जो आपका सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ, इसके अंदर जो झाग बनती है वो किससे बनती है? आपने बताना है, मैंने कौन सा इस पर रिसर्च की हुई है। सोडियम लॉरल सल्फेट एंड सोडियम मोनोसल्फेट, वही जो इसमें है, दो उधर पाए जाते हैं, सर्फ में, शैम्पू में, साबुन में, और यही या जो भी चीज़ झाग बना रही है उसमें, और यही दोनों टूथपेस्ट के अंदर है। आप टूथपेस्ट के ऊपर पढ़ के देख लें, लिखा होगा। बस ठीक है, समझ आ गया हमें। तो अब मुझे ये बताइए कि एक चीज़ और, कि जब आप ब्रश करते हैं तो कम से कम 2-3 मिनट तो कोई ना कोई करता ही है ना। ऐसे थोड़ी कि ये देखें यूं लगाया, वो ऐसे किया और बार ख़त्म, ऐसे कोई नहीं कर रहा, लंबा अर्सा लगे रहते हैं। बल्कि कोई ऐसे होता है, इधर कर रहा है वॉशरूम में, वो देखे दूसरा आ गया कोई, उसने वो कहता है वो बाहर जाके लगा है, इधर उधर दूसरों से बातें कर रहा है, वो लंबा टाइम है। मैं चलें एक दवाई की बात कर लेते हैं। अगर हार्ट का कोई इशू हो, या जितने हार्ट पेशेंट हैं, इन्होंने एक गोली पॉकेट में रखी होती है। अगर कोई मसला हो जाए तो वो कहते हैं जी डॉक्टर की तरफ जाने से पहले, या डॉक्टर के आने से पहले, या वहाँ तक पहुँचने से पहले आप फटाफट निकाले, ज़ुबान के नीचे रख लें। ज़ुबान के नीचे रखने से वो दवाई, वो केमिकल ज़ुबान के नीचे कितनी जल्दी इफेक्ट करता है आपकी पूरी बॉडी पे, आपके हार्ट तक करता है ना, करता है, इम्प्रूव भी करवाता है। हाँ। अच्छा, अब ये देखें कि ये जो टूथपेस्ट है, इसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट एंड सोडियम मोनोसल्फेट, ये जो 2 केमिकल है, कितनी देर तक हम मुंह के अंदर घुमाते रहते हैं? 2-4 मिनट तो करते ही है ना, 2-3 मिनट 4 मिनट। अब इतनी देर में वो सारा केमिकल आपके मुंह में, आपकी पूरी बॉडी तक इफेक्ट कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता हम कैंसर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, आप चलें, एक और कौम को गौर करना है। ये जितने वेले हैं ना, उल्टे पुल्टे कमेंट्स करने वाले, इनको चाहिए पहले ये गौर तो करें इस बात पे कि जब से ये टूथपेस्ट आई, जब आप सल्लम की सुन्नत रसूल के मुताबिक जब हम मसवाक पे थे तब ठीक थे, औरतें दातन किया करती थी तब ठीक थी, या चलें हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो क्या कहते हैं वो जो एक मंजन होता था डेंटोनिक या हुसैन मंजन तक तो शायद हमको ठीक थे, कदरे ठीक थे, बहुत ठीक थे। लेकिन उसके बाद जब से ये पेस्ट आई तो बीमारियां उस वक्त ज़्यादा थी या अब? डेंटल डॉक्टर उस वक्त ज़्यादा थे या डेंटिस्ट अब है। इंडस्ट्री अब परवान चढ़ी या उस वक्त? आप कोई रूट कनाल करा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। तो अब कौम को ये भी सोच रही होगी ना, ये बेचारे लोग ना, कि यार अगर ये सब कुछ है तो फिर हम दांत कैसे साफ करें? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत मिसवाक के
मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है, सिर्फ दांतों की नहीं, मुंह की सफाई है। और आपके मुंह में बहुत कुछ और है जो साफ होना चाहिए। तो मिसवाक है, दातन है औरतों को, दातन मर्दों को भी हफ्ते में एक आध दफ़ा कर लेना चाहिए। अखरोट, आपके अखरोट की मिसवाक बहुत अच्छी है, आपके नीम के दरख्त की मिसवाक बहुत अच्छी है, किक्कर की और टाली की मिसवाक बहुत अच्छी है। अच्छा, इसके बाद जो शुमाली इलाका जात, इस वक्त छुट्टियां चल रही हैं, बहुत सारे लोग शुमाली इलाका जात की तरफ सफ़र करते हैं, जाते हैं। आप जब भी कहीं नॉर्दर्न एरिया शुमाली इलाका जात में मरी जाओ, नथिया गली जाओ, या उधर आगे मुजफ्फराबाद साइड पे कोहाला, या इधर आप नारायण कगान झील सैफुल मुलूक की तरफ जाएं, सवात की तरफ जाएं, ये सारे एरिया में, एबटाबाद, मानसेरा, आपको यहाँ पे अखरोट का दरख्त मिलता है। ऐसे ही है। आप अखरोट की मसवाक करें, बहुत कमाल की। और आप कच्चे अखरोट जो है ना सर, कच्चे अखरोट लें और उसका यूं देखें, छोटा सा छिलका उतार के ज़रा सा यूं इस पे रख के ऐसे ऐसे करके आप उसको ज़रा करें, ये भी बड़े खूबसूरत दांत चमकाता है, साफ करता है। बिल्कुल सही है। हम इन चीज़ों को छोड़कर इन चीज़ों की तरफ गए, तो अब करना क्या है, इनके अलावा भी क्या करना है? एक पेस्ट मैं बता देता हूँ, अगर इसकी मैं मतलब वो करता ना, आज तो कोई मार्केटिंग करता, आज तो कोई ऐसा दिन है जिसके अंदर मेहरवी साहब खुद से बता रहे हैं मार्केटिंग, अगर इसकी मैं मार्केटिंग करता, मैं इसको बनाता और इसको मैं सेल करता, तो यकीन करें कि चंद सालों में मैं अरबोंपति हो सकता था। मैं वायरल करता हूँ, ये किया हुआ है, आपके घर में वो सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ी सी सर कश्त करना है, एक छोटा सा एक स्ट्रगल है, छोटी सी। आपने क्या कर, ये मेरी वीडियो ना एक जगह पे पहले मैंने किसी भी जगह पे की, तो ये देखें, मुझे हाफ स्क्रीन पे मैं हूँ या हाफ पे आप हैं, तो मेरी किसी ने वो हाफ वीडियो ली, कॉपी की, और उसके नीचे उसने हाफ स्क्रीन खाली करके उसने वहाँ चम्मच और चीज़ों को दिखाया कि कैसे डालना, कैसे बनाना है, और उस लड़की ने वो वीडियो वायरल की। और वो वीडियो हमने देखी कि ये कौन सा चैनल है और कहाँ पे है, तो वो बाद में पता चला कि वो इंडिया में है, कोई लड़की उसने बना के उसको तो वायरल किया, उसमें दिखाया मुझे, और नीचे उसने, मतलब अगर आप हैं या कोई भी एंकर है, उसने उसको कट कर दिया और नीचे उसने चम्मच और वो मिक्स करना, बनाना, वो ज़रा शो कर दिया, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह। सर 105 मिलियन से ज़्यादा वो वीडियो वायरल हुई। उसका रेवेन्यू जो चेक किया गया वो कोई $55,000 के करीब था। ठीक है, ठीक हो गया, $55,000 के करीब उसका रेवेन्यू था जो उसके नीचे देखा गया, यानी जितना उसको लोगों ने देखा और किया। तो मैंने कहा देखें ना, मुकद्दर नसीब के, हम वायरल कर रहे हैं, चीज़ों को दे रहे हैं, लोगों को पब्लिक कर रहे हैं, और उसने उसको उठा के उन्हें $55,000 कमा ले, और असी $1 कमांदा भी उहदे ते नहीं सोचा, क्योंकि कौम को दे दिया कि हर घर में वो चीज़ें हैं और आप खुद से वो बना लें। 1 चम्मच हल्दी लेनी, हल्दी जो है वो घर की ज़ाती कोई पिसी हुई हो तो बहुत अच्छी है, 1 चम्मच हल्दी ले लें, टीस्पून, 1 चाय वाला चम्मच हल्दी, 1 चाय वाला चम्मच आपने ले लिया नमक का, और उसमें आपने 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 चुटकी आपने उसमें दालचीनी का पाउडर, और 1 चुटकी आपने उसमें लौंग का पाउडर, ये मिक्स कर लिया। लौंग दालचीनी खुद ज़रा पीस के पाउडर आप खुद बनाना है, 1-1 चुटकी ये डाल दें, ये होगी टोटल 5 चीज़ें। सुन लीजिए दोबारा, 1 चम्मच चाय वाला नमक, 1 चम्मच हल्दी, 1 चुटकी मीठा सोडा, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, 1 चुटकी लौंग का पाउडर, 5 चीज़ें। इसमें आपने मिक्स करके इसको अच्छी तरह पहले, फिर आपने इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल ½ टीस्पून डालें, ठीक है, और उसको उसमें मिक्स करें। अगर आप समझते हैं कि ये अभी थोड़ा सा इसमें तेल और डालने की ज़रूरत है, तो 2, 4, 5, 10 कतरे और डाल लें, ठीक। तो ये आपकी गाढ़ी सी थिक एक पेस्ट बन जाए, सॉलिड सी। अब ये पेस्ट बना के ना आप किसी कटोरी में, छोटी किसी प्याली में, किसी चीज़ में, तो ये घर में रख लें। आप मेरे पास आएँ, मेरे घर में, आप जाएंगे वॉशरूम में, तो उसके अंदर वो एक छोटी सी कटोरी के अंदर ऊपर से एक छोटे से ढक्कन के साथ वो उसमें पड़ी है। मैं एक दफ़ा बनाता हूँ, 2 दिन, 1 दिन या 2-3 दिन गुजर जाते हैं, 2-3 दिन के बाद ठीक है, फिर और बना लेते। आप इसको लगाएं, ब्रश पे लगाना है तो ब्रश पे लगा के कर लें, आप उसको उसके साथ कर लें, अगर आप उंगली पे साथ लगा के उस पर करना चाहते हैं उसके साथ कर लें। ये जब से लोगों ने इसको बना के इस पर शुरू किया ना, तो लोगों का फीडबैक जो मुझे है या मुझे जो कॉल्स आती हैं उनकी, वो पता क्या है, वो कहते हैं जी हमारे जो दांतों के मसाइल थे
मुंह से मतलब बदबू आना, छाले, ठंडा लगना, छाले लगना, ठंडा गर्म होना, मुंह का पकना, मसूड़ों के मसाइल, दांतों से खून आना, दांत हिलते थे। आए दिन डेंटिस्ट डॉक्टरों के पास जाते थे, वो कहते यार, और फिर इसके लिए एंटीबायोटिक हाइपरटेंसी खानी पड़ती थी, पेन किलर हाइपरटेंसी लेने। वो कहते जी अल्लाह आपका भला करे, आपकी दीन दुनिया आखिरत अच्छी रखे, आपने हमारे इन मसाइल से जान छुड़ा दी है। तो सर दिस इज़ द नेचर एंड बैक टू नेचर। हमने एक रिक्वेस्ट की है, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसको कहा जाता है, ये बेसिकली तो अल्टरनेटिव नहीं है, बेसिकली तो ये फितरी तरीका इलाज है। और इसमें हमारे ये प्रॉपर एक मेडिकल साइंस है, यानी जो हमारा तिब का तरीका इलाज है और हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज है, ये दो तरीका इलाज। उसके बाद पाकिस्तान में आकोपेंक्चर करने वाले, पाकिस्तान में इलाज बिल ग़िज़ा करने वाले, पाकिस्तान में हिजामा वगैरह को करने वाले, पाकिस्तान में आयुर्वेद भी हैं, आयुर्वेदिक तरीका इलाज वाले वैद भी मौजूद हैं। इन सारों को एक अलग अम्ब्रेला के नीचे जो है ना वो अलहदा कर दिया जाए। ये जो मिनिस्ट्री बैठी है इस वक्त, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ये बेसिकली सिर्फ एक ही तरीका इलाज उनके ज़ुम्मे है और वो है अंग्रेज़ों का, और वो उसके पीछे हैं। ठीक है। और ये तो नहीं चाहते कि कौम सीधी हो, सुधरे और बीमारियों से बाहर निकले, तो वो उसके नीचे रखें अपना एलोपैथिक सिस्टम। ठीक है। बट मेरी गुजारिश, मेरी नहीं बल्कि वो कोई तकरीबन 1.5 से 2 लाख पाकिस्तान में होम्योपैथ हैं क्वालिफाइड, और 70-80 हज़ार ये से ज़्यादा तादाद होने वाली है हमारे यहाँ तबीब की, हुक्मा की। तो ये तकरीबन कोई 2-2.5 लाख के ये बन जाए। ये रिक्वेस्ट सब की है, और इस पे एक पाम के नाम से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, 1 पॉइंट एजेंडा उनका। उसको मैं भी उसका कुछ ना कुछ एज ए तर्जमान उसमें अपना रोल प्ले अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से बड़ी अदब से एक रिक्वेस्ट है कि ये इसके लिए एक अलग मिनिस्ट्री का क़याम अमल में लाएं। आयुष के नाम से एक मिनिस्ट्री हमारे हमसाया मुल्क भारत के अंदर इंडिया में बनी। उन्होंने सारे तरीका इलाज एक साइड पे करके, नेचुरोपैथी ये वो सारे उधर करके, उनको अलग एक मिनिस्ट्री का दर्जा उनके दे बनाया, और एक उसको एक अलग मिनिस्ट्री आयुष के नाम से उसके अंडर ले आए। सर बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रही है वो बैठ के। दैट्स गुड। रेवेन्यू किसको जनरेट हुआ, मुल्क को या उनको जो उसके नीचे आए? मुल्क को, डेफिनेटली मुल्क को। तो सर मैं आपको गारंटी से बात करता हूं कि अगर हमारी ये मिनिस्ट्री अलग इसी तरह से कर दी जाए हाँ, तो $550 मिलियन का आपको सालाना इजी वे से आपको पैसा इकट्ठा हो सकता है बाहर से। और आपके मुल्क में जनाबे वज़ीर आज़म साहब, आपके मुल्क में 6000 से ज़ायद जड़ी बूटियां मौजूद हैं। सर कितनी? 6000 से ज़ायद जड़ी बूटियां हैं। और इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया की जो आलमी मंडी है उसके अंदर तमाम दुनिया में इस वक्त ऑर्गेनिक चीज़ें कितनी बन रही हैं, नेचुरल कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, और वो मुख्तलिफ हर्ब्स जो हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों से उनको चाहिए, वो ले रहे हैं। तो हम अपने मुल्क की 6000 जड़ी बूटियों को हर साल तल्फ करते हैं, दफन करते हैं, गल सड़ जाती हैं। हम उनको बरूए कार लाते हुए हम इससे अपने मुल्क के लिए जो कर्ज़ों के तले दबा हुआ है, न सिर्फ बीमारियों से भी निजात दिला सकते हैं बल्कि एक बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो हमें चाहिए कि वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये ज़रा एक इस पे एक आर्डर जारी करें, और इसके ऊपर हमारी जो एक मीटिंग है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब से हुई है, उनकी टेबल पे ये चीज़ें जा भी चुकी हैं। एक काम उन्होंने बड़ा अच्छा अभी जो किया है कि एक कराची में एक्सपो हो रही है पाक चाइना, और उसके अंदर अंग्रेज़ी कंपनियों के सारों के वो था वहाँ पे शामिल होना।
तो इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि उसमें इस दफ़ा पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये होने जा रहा है, वो कराची अनकरीब हो रही है, उसमें ये कि अब जो अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो तिब के हैं, जो होम्योपैथिक की हैं, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां वहाँ पे अपने स्टॉल और अपनी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब का बहुत शुक्रिया इस मामले में, और प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर बड़े ही अदब से गुजारिश करूँगा कि एक अलग मिनिस्ट्री का क़याम लाया जाए। वो मिनिस्ट्री सिर्फ इनके रेलेवेंट होगी और इन चीज़ों को देखेगी, सोचेगी और इसके मुताबिक चलेगी, और पाकिस्तान में एक थिंक टैंक जो है वो बनाया जाए इस मामले से कि जो लोगों को बीमारियों से रोकथाम में लोगों को बगैर किसी दवाई, बगैर किसी मतलब कह लें कि वैक्सीनों के और फांसी टीकों के आपको ये बता सकें कि आप अपने आप को, अपने कौम को, मुल्क को बीमारियों से, किन चीज़ों से ये बिगड़ रही हैं और किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, इस पे भी जो उनको है वो सोचने की बड़ी अच्छी। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आप आए तशरीफ़ लाए और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इन पे अमल कीजिए। आज के पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।